नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक थोड़े कह सकते हैं तकनीकी लेकिन बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये है हेपेटाइटिस के सीरोलॉजिक मार्कर्स। हमारे पास इनसे जुड़ा एक काफ़ी डिटेल दस्तावेज है जिसमें कुछ ग्राफ और तालिकाएं भी हैं। ये सब हमें इन मार्कर्स की पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़े मुश्किल लगने वाले नाम हैं जैसे HbSAg, एंटी-HPC, IgM, IgG, HbAg वगैरह, इन्हें आसान बनाएं। समझें कि ये असल में हमारे खून में क्या बताते हैं। मतलब क्या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है अभी, या हम ठीक हो चुके हैं, या फिर टीके से इम्यूनिटी मिली है। ये जानकारी काफ़ी काम आ सकती है, चाहे वो किसी की मेडिकल रिपोर्ट समझने में हो या बस अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शब्द अक्सर सच कहूं तो कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं ज़रा। शुरुआत करते हैं हेपेटाइटिस ए से। ये शायद B80 जितना गंभीर नहीं माना जाता, पर इसके भी अपने मार्कर हैं। दस्तावेज कहता है कि NTHAV, IgM, ये हाल के मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। आईजीएम एंटीबॉडी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जब भी कोई नया इन्फेक्शन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले इसी टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर खून में एंटी-HDV आईजीएम मिलता है, तो इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति को हाल ही में हेपेटाइटिस ए हुआ है। अच्छा। और दूसरी तरफ है एंटी-HAV IgG। इसका मिलना ये दिखाता है कि या तो उस व्यक्ति को पहले कभी हेपेटाइटिस ए हुआ था और अब वो ठीक है, या फिर उसे टीका लगा है। IgG एंटीबॉडीज लंबे समय तक रहती हैं और आगे होने वाले हेपेटाइटिस ए से सुरक्षा देती हैं। तो संक्षेप में कहें तो IgM मतलब अभी हुआ है और IgG मतलब पहले हो चुका है या टीका लगा है। ये तो काफी सीधा है। IgM मतलब नया इन्फेक्शन, IgG मतलब पुराना या टीका। ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी की तरफ बढ़ते हैं। ये दिए गए दस्तावेज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पेचीदा लगता है। इसमें कई अलग अलग मार्कर हैं। सबसे पहले बात करते हैं HbSAg की। ये क्या चीज़ है? हाँ, हेपेटाइटिस बी की कहानी थोड़ी लंबी है। HbSAg का मतलब है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सरफेस यानी सतह। ये वायरस की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। अच्छा। अगर किसी के खून में HbSAg पाया जाता है, तो ये पक्का सबूत है कि उसके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है और सक्रिय है। ये सीधे तौर पर इन्फेक्शन की मौजूदगी दिखाता है। समझ लीजिए ये वायरस का ID कार्ड है जो खून में घूम रहा है। तो HbSAg मतलब वायरस है, इन्फेक्शन एक्टिव है। अच्छा। इसके ठीक उलट दस्तावेज में एंटी-HbS का जिक्र है। ये क्या दिखाता है? ये वो एंटीबॉडी है जो हमारा शरीर HbSAg के खिलाफ बनाता है। इसका खून में पाया जाना हेपेटाइटिस बी के प्रति इम्यूनिटी या कहें कि सुरक्षा का संकेत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इम्यूनिटी दो तरह से आ सकती है। या तो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से लड़कर ठीक हो चुका है पूरी तरह से, या फिर उसे हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया है। दोनों ही मामलों में एंटी-HbS एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और दिलचस्प बात यह है कि HbSAg और एंटी-HbS एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। एक इन्फेक्शन का मार्कर है, दूसरा सुरक्षा का। आमतौर पर ये दोनों एक साथ खून में नहीं मिलते। अगर इन्फेक्शन है यानी HbSAg पॉजिटिव है, तो सुरक्षा वाली एंटीबॉडी यानी एंटी-HbS नहीं होगी। और अगर सुरक्षा वाली एंटीबॉडी है यानी एंटी-HbS पॉजिटिव है, तो वायरस मतलब HbSAg नहीं होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से तराजू के दो पलड़ों जैसे हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं कोर एंटीजन और एंटीबॉडी की तरफ। HbCAg और एंटी-HbC। HbCAg के बारे में कहा गया है कि ये वायरस के कोर यानी उसके केंद्र से जुड़ा है, लेकिन एंटी-HbC के बारे में दस्तावेज क्या कहता है? इसमें IgM और IgG दोनों का जिक्र है। हाँ, HbCAg यानी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ये वायरस के अंदरूनी हिस्से उसके कोर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एक जरूरी बात यह है कि ये कोर एंटीजन HbCAg आमतौर पर खून में ऐसे खुला नहीं घूमता, इसलिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट में इसे डिटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा शरीर इस कोर एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाता है जिसे एंटी-HbC कहते हैं। और ये मार्कर बहुत जरूरी जानकारी देता है।
जैसा आपने कहा, और दस्तावेज में भी है। एंटी एचबीसी भी दो तरह का होता है, आईजीएम और आईजीजी। और इन दोनों एंटी एचबीसी आईजीएम और आईजीजी में क्या फर्क है? क्या मतलब है इनका? एंटी एचबीसी आईजीएम, जैसा हमने हेपेटाइटिस ए के केस में भी देखा था, ये अक्यूट यानी हाल के इन्फेक्शन का सूचक है। हेपेटाइटिस बी के मामले में ये इन्फेक्शन के शुरू के कुछ महीनों में बनता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, और दस्तावेज भी इस पर जोर देता है कि एंटी एचबीसी आईजीएम विंडो पीरियड के दौरान इन्फेक्शन का अकेला सबूत हो सकता है। ये विंडो पीरियड ये क्या होता है? ग्राफ में इसका जिक्र दिख रहा है, जहां HbSAg नीचे जा रहा है और एंटी HbS अभी ऊपर नहीं आया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विंडो पीरियड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का एक खास फेज है। इस दौरान क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना पुराना हो जाता है कि सरफेस एंटीजन यानी HbSAg खून में डिटेक्टेबल लेवल से नीचे चला जाता है, मतलब टेस्ट में नेगेटिव आने लगता है। लेकिन शरीर ने अभी तक काफी मात्रा में सुरक्षा वाली सरफेस एंटीबॉडी एंटी HbS बनाना शुरू नहीं किया होता। तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ HbSAg भी नेगेटिव है और एंटी HbS भी नेगेटिव है। ऐसे में लग सकता है कि शायद कोई इन्फेक्शन है ही नहीं। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी विंडो या खाली जगह में एंटी HbC IgM पॉजिटिव होता है। ये उस वक्त अकेला संकेत होता है कि व्यक्ति को हाल ही में हेपेटाइटिस बी हुआ है। ये पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है और डायग्नोसिस के लिए बहुत अहम है। समझ गया। तो ये विंडो पीरियड एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है, जहां बाकी मार्कर छिपे हो सकते हैं, लेकिन एंटी HbC IgM रास्ता दिखाता है। और एंटी HbC IgG का क्या मतलब है फिर? एंटी HbC IgG लंबे समय तक बना रहता है, मतलब सालों साल। इसका पाया जाना ये बताता है कि व्यक्ति को अतीत में कभी न कभी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ था। ये क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाले हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में भी पाया जाता है। तो अगर किसी में एंटी HbC IgG पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि उसका शरीर हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आ चुका है, चाहे वो हफ्ते पहले हो, महीने पहले या साल पहले। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, और जैसा कि दस्तावेज भी साफ करता है, अकेले एंटी HbC IgG का पॉजिटिव होना इम्यूनिटी या सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। सुरक्षा के लिए खून में वो सुरक्षा वाली एंटी HbS का होना जरूरी है। अगर सिर्फ एंटी HbC IgG पॉजिटिव है और एंटी HbS नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति पहले इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन या तो वो अभी भी क्रॉनिक रूप से इन्फेक्टेड है, या फिर वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, जिसमें सुरक्षा वाली एंटीबॉडी नहीं बनी। ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि एंटी HbC सिर्फ एक्सपोजर बताता है, इम्यूनिटी नहीं। इम्यूनिटी के लिए एंटी HbS चाहिए। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी मार्कर्स के आखिरी जोड़े पर आते हैं, HbAEG और एंटी HB। दस्तावेज के अनुसार HbAEG का संबंध वायरस के सक्रिय रूप से बढ़ने, मतलब वायरल रेप्लिकेशन, और उच्च संक्रामकता यानी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी से है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? BAGAG, जिसे हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन कहते हैं, ये एक और वायरल प्रोटीन है। इसका खून में पाया जाना इस बात का संकेत है कि वायरस बहुत तेजी से अपनी कॉपी बना रहा है, यानी सक्रिय रूप से रेप्लिकेट कर रहा है। और जैसा दस्तावेज में लिखा है, जब HbAg पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। इसका मतलब है कि उसके खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा है और उससे दूसरों को इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इसे आप वायरस की फर्टिलिटी का मार्कर समझ सकती हैं, अगर आसान भाषा में कहें तो। तो HbAg का पॉजिटिव होना एक तरह से खतरे की घंटी है, खासकर दूसरों के लिए संक्रमण फैलाने के नजरिए से। तो फिर एंटी HbA क्या है? एंटी HbA वो एंटीबॉडी है जो शरीर HbAg के खिलाफ बनाता है। जब किसी व्यक्ति में HbAg गायब हो जाता है और उसकी जगह एंटी HbA बनने लगता है, इसे सीरो कन्वर्जन कहते हैं। तो ये आम तौर पर एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि वायरस का रेप्लिकेशन कम हो गया है, व्यक्ति की संक्रामकता घट गई है और उसके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ एक छोटा सा पेंच है जिसका जिक्र दस्तावेज में भी है। कुछ मामला में, खासकर वायरस के कुछ बदले हुए रूपों, मतलब म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ, HbAg नेगेटिव होने और एंटी HbA पॉजिटिव होने के बावजूद वायरस सक्रिय रह सकता है और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि पूरी तस्वीर समझने के लिए हमेशा सारे मार्कर्स को एक साथ देखना जरूरी होता है। बिल्कुल,
ये मार्कर्स अकेले अकेले शायद पूरी कहानी ना बताएं। अब उस ग्राफ और तालिका पर आते हैं जो स्रोत दस्तावेज में दिए गए हैं। वो वाकई में इन सब बातों को एक साथ देखने में मदद करते हैं। वे दिखाते हैं कि इन्फेक्शन के अलग अलग चरणों में कौन से मार्कर कब दिखते हैं और कब गायब होते हैं। जैसे तीव्र हेपेटाइटिस बी यानी एक्यूट एचबी की बात करें तो तालिका दिखाती है कि एचबीएसएजी, एचबीएजी और एंटी एचबीसी आईजीएम ये तीनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि ये पैटर्न कैसे बदलते हैं वक्त के साथ। हाँ, वो ग्राफ और तालिका बहुत काम के हैं। ग्राफ समय के साथ इन मार्कर्स के उतार चढ़ाव को दिखाता है। एक्यूट इन्फेक्शन में जैसा आपने कहा HBsAg, सरफेस एंटीजन और HBAg, ई एंटीजन, दोनों का लेवल तेजी से बढ़ता है। ये दिखाता है कि वायरस है और तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही शरीर की पहली प्रतिक्रिया के तौर पर एंटी HBC IgM, कोर एंटीबॉडी IgM भी बनना शुरू हो जाता है। ये शुरुआती हफ्तों की कहानी है। और फिर वो विंडो पीरियड आता है जिसकी हमने बात की थी। ग्राफ में HBsAg नीचे गिरता दिखता है, लेकिन एंटी HBs अभी तक ऊपर नहीं चढ़ता। बिल्कुल। ग्राफ दिखाता है कि कुछ हफ्तों या महीनों के बाद HBsAg का लेवल गिरकर इतना कम हो जाता है कि डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन एंटी HBs, जो सुरक्षात्मक एंटीबॉडी है, उसको बनने में और समय लगता है। इस बीच के खाली समय में, जैसा तालिका भी कंफर्म करती है, एंटी HBC IgM ही वो मार्कर है जो बताता है कि हाल ही में इन्फेक्शन हुआ था। ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी मतलब लंबे समय वाले इन्फेक्शन की बात करते हैं। तालिका बताती है कि इसमें HBsAg लंबे समय तक यानी 6 महीने से ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। लेकिन क्रॉनिक में भी 2 स्थितियां बताई गई हैं, उच्च संक्रामकता और कम संक्रामकता। इनमें क्या फ़र्क है? क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब ही यही है कि शरीर वायरस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया है, इसलिए HBsAg लगातार बना रहता है। अब क्रॉनिक इन्फेक्शन में वायरस कितना एक्टिव है और व्यक्ति कितना संक्रामक है, ये HBeAg और एंटी-HBe से पता चलता है। जैसा तालिका दिखाती है, उच्च संक्रामकता वाले क्रॉनिक इन्फेक्शन में HBsAg के साथ साथ HBeAg भी पॉजिटिव होता है। ये बताता है कि वायरस अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और व्यक्ति ज्यादा संक्रामक है। दूसरी तरफ कम संक्रामकता वाले क्रॉनिक इन्फेक्शन में HBsAg तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन HBeAg नेगेटिव हो जाता है और उसकी जगह एंटी-HBe पॉजिटिव पाया जाता है। ये दिखाता है कि वायरस का रेप्लिकेशन कम हो गया है और व्यक्ति कम संक्रामक है। दोनों ही क्रॉनिक स्थितियों में एंटी-HBC IgG पॉजिटिव रहता है क्योंकि इन्फेक्शन पुराना हो चुका है, जबकि एंटी-HBC IgM आमतौर पे नेगेटिव हो जाता है। ये अंतर समझना जरूरी है, खासकर इलाज और फॉलोअप के लिए। और जब कोई पूरी तरह ठीक हो जाता है, मतलब रिकवरी फेज में, तब क्या पैटर्न दिखता है? जब व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पूरी तरह ठीक हो जाता है तो उसका शरीर वायरस HBsAg को खत्म कर देता है, तो HBsAg नेगेटिव हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, शरीर सुरक्षात्मक एंटीबॉडी यानी एंटी-HBs बना लेता है जो पॉजिटिव हो जाती है। साथ ही क्योंकि व्यक्ति पहले इन्फेक्ट हुआ था, एंटी-HBC IgG भी पॉजिटिव रहता है। एंटी-HBe भी पॉजिटिव हो सकता है। तो रिकवरी का क्लासिक पैटर्न है HBsAg नेगेटिव, एंटी-HBs पॉजिटिव और एंटी-HBC IgG पॉजिटिव। ये स्थिति लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी देती है। और आखिरी स्थिति जो तालिका में है, टीकाकरण वाली यानी इम्यूनाइज्ड, इसमें सिर्फ एक ही मार्कर पॉजिटिव दिखाया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका सफलतापूर्वक लगा है, उनके खून में केवल एंटी-HBs पॉजिटिव पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीका सिर्फ वायरस के बाहरी खोल के एक हिस्से यानी HBsAg का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। टीके का मकसद शरीर को वायरस से लड़ाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसे सतह एंटीजन से पहचान कराना है ताकि शरीर उसके खिलाफ सुरक्षात्मक एंटीबॉडी यानी एंटी-HBs बना ले। क्योंकि असल में इन्फेक्शन तो हुआ ही नहीं होता, इसलिए कोर एंटीबॉडी यानी एंटी-HBC IgM या IgG नहीं बनती, न ही ई एंटीजन या एंटीबॉडी बनते हैं। तो केवल एंटी-HBs का पॉजिटिव होना और बाकी सब नेगेटिव होना, ये टीकाकरण से मिली इम्यूनिटी की पक्की निशानी है। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें
तो ये अलग अलग मार्कर्स अकेले शायद उतनी जानकारी न दें, लेकिन जब इनके पैटर्न को एक साथ देखा जाता है, जैसा ग्राफ और तालिका दिखाते हैं, तो एक पूरी कहानी सामने आती है। क्या व्यक्ति अभी संक्रमित है? संक्रमण नया है या पुराना? क्या व्यक्ति संक्रामक है? क्या वो ठीक हो चुका है और इम्यून है, या उसे टीके से इम्यूनिटी मिली है? ये सब इन मार्कर्स के कॉम्बिनेशन से पता चलता है। तो इस सब का क्या मतलब है अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर इन मार्कर्स की सही व्याख्या डॉक्टर को एकदम सटीक डायग्नोसिस करने में मदद करती है। बीमारी कितनी गंभीर है, किस स्टेज पर है, मरीज के ठीक होने की प्रक्रिया कैसी चल रही है और सबसे सही इलाज क्या होगा, ये सब तय करने में मदद मिलती है। जैसे ये जानना कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हाई रेप्लिकेशन वाला है या लो, इलाज के फैसलों पर असर डाल सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ मरीज तक ही सीमित नहीं है। पब्लिक हेल्थ के नजरिए से ये जानकारी बहुत कीमती है। ब्लड बैंकों में खून डोनेट करने वालों की स्क्रीनिंग इन्हीं मार्कर्स के आधार पर होती है, ताकि हेपेटाइटिस बी वाला खून किसी और को न चढ़े। फिर एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज में ये मार्कर हमें आबादी में इन्फेक्शन के फैलाव, उसके पैटर्न और कौन से ग्रुप ज्यादा रिस्क पर है, ये समझने में मदद करते हैं। और जो रोकथाम की रणनीतियां हैं, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम, वो कितने असरदार हैं, इसका पता लगाने के लिए भी इन मार्कर्स का एनालिसिस जरूरी है। हर एक मार्कर, जैसा कि स्रोत सामग्री भी बताती है, एक बड़ी पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि हम इस जटिल जानकारी का इस्तेमाल व्यक्तियों और पूरे समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कितनी प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। तो ये थी हेपेटाइटिस सीरोलॉजिक मार्कर्स पर हमारी आज की कह सकते हैं गहरी चर्चा, जो हमें मिले स्रोत दस्तावेज पर आधारित थी। हमें उम्मीद है कि इन थोड़े मुश्किल लगने वाले नामों HBsAg, एंटी-HBs, एंटी-HBc IgM और IgG, HBAg, एंटी-HB और उनके मतलब को समझने में कुछ मदद मिली होगी, और ये भी कि ये अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात शायद यही है कि किसी एक टेस्ट के नतीजे के आधार पर सीधे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। पूरी और सही तस्वीर समझने के लिए हमेशा इन अलग-अलग मार्कर्स के पूरे पैनल और उनके पैटर्न को एक साथ देखना जरूरी है, जैसा कि स्रोत सामग्री में दिए गए ग्राफ और तालिका दिखाते भी हैं। और जाहिर है, इन परिणामों की व्याख्या हमेशा एक क्वालिफाइड और अनुभवी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा ही की जानी चाहिए, जो व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सके। और जाते जाते आपके लिए एक सोचने का विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह ये सीरोलॉजिक मार्कर हमारे शरीर और एक अदृश्य वायरस के बीच चल रही जटिल कहानी को सामने लाते हैं, क्या हमारे जीवन या स्वास्थ्य के दूसरे पहलुओं में भी ऐसे ही छिपे हुए मार्कर या संकेत हो सकते हैं? शायद हमारे मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य में, हमारे रिश्तों में या हमारी रोजमर्रा की आदतों में भी ऐसे पैटर्न या निशान हों, जिन्हें अगर हम पहचानना और समझना सीख लें तो वे हमें अपनी स्थिति के बारे में या सुधार की दिशा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इस पर विचार कीजिएगा।